से क्या मुराद है? अ कलेक्शन बी of E1, E2, E3 and up to so on of elements of a normed space. ये सारे जो E1, E2 से आपने डिनोट किया हुआ इनको, ये सारे एक नॉर्म्ड स्पेस X के एलिमेंट्स हैं। हम कहेंगे कि ये जो सेट आपने लिए B, ये बेसिस कहलाएगा X के लिए। इसकी टू कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि सेट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। B जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात, अगर आप B का स्पैन लेते हैं तो वो X के इक्वल आ जाए। अब स्पैन से क्या मुराद है? B के स्पैन से मुराद है कि अगर आप इस सेट B का स्पैन लेते हैं तो स्पैन से मुराद उसके अंदर जितने भी बनते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन, इनके साथ E1, E2, E3, इनके साथ जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे इसके अंदर पड़े हुए होंगे। दूसरे लफ्जों में आप इसको जैसे ग्रुप के अंदर आप जनरेटर लिखते थे ना, मतलब ऐसे लिख देते थे कि अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए। अब तमाम जो एलिमेंट्स होते थे इसकी पावर होते थे, ठीक है। जब आपने यूं लिखा स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे E1, E2, E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे। यूं भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं एक्स में से, तो फिर कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जैसा कि उन तमाम का लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो वो इस एक्स के बराबर हो जाए। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे R3 है। अब वेक्टर एनालिसिस के अंदर हम जैसे ये पढ़ते हैं कि एक वेक्टर, मिसाल के तौर पर 3i और प्लस 4j और प्लस 8k कर ले। अब इसमें ना आप देखें कि हमने बेसिकली एक सेट लिया वेक्टर्स का, जिसके अंदर मैंने ये वाले वेक्टर्स लिए i और j और k, ये 3 वेक्टर्स ले लिए। हम कह देते हैं कि ये जो सेट है ये B है। अब ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर आप R3 में से स्पेस में से कोई भी वेक्टर उठाते हैं, जैसे ये वाला वेक्टर मैंने लिया, तो इस वेक्टर को बनाने के लिए मुझे 3 स्केलर्स उठाने पड़े, 3, 4 और 8। अब मैंने इन यूनिट वेक्टर्स का मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इन तीनों के साथ, तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी वेक्टर इसमें से उठाते हैं R3 में से, तो R3 में से जो वेक्टर्स भी उठाएंगे उस वेक्टर में लाजमी तौर पर I, J और K ये तो मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी स्पेस R3 के वेक्टर्स को बनाते हैं। आप जो वेक्टर भी बनाएंगे आपको 3 स्केलर लेने पड़ेंगे और उन स्केलर का इन 3 वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इस स्पेस, इसकी अगर आप स्पैन ले लेते हैं, स्पैन से मुराद इनसे बनने वाले तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन, इन 3 यूनिट वेक्टर से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स ही तो होंगे R3 में। तो इसका मतलब है इसका जो स्पैन है वो R3 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी। कोई क्वेश्चन है तो उसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन, अ नॉर्म्ड स्पेस X is said to be finite dimensional। एक नॉर्म स्पेस को आप कहेंगे कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है इफ इट हैज अ फाइनाइट बेसिस। जैसे ऊपर मैंने स्पेस की बेसिस लिखी, इसमें 3 एलिमेंट्स मैंने लिए, तो ये एक फाइनाइट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो ये फाइनाइट बेसिस होगी। तो इसका मतलब है कि जो R3 स्पेस है ना, ये एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि इसकी बेसिस में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फाइनाइट है। अगर वो फाइनाइट नहीं होती तो फिर उसको आप इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का नाम देंगे। डायमेंशन का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास एक नॉर्म स्पेस है
और उसकी बेसिस जो है वो फाइनाइट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स की तादाद है बेसिस के अंदर पड़े हुए वो उस स्पेस की डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आप Rn ले लेते हैं, Rn। अब यहाँ पर R3 के अंदर जो हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, I ले लेते हैं जैसे मिसाल के तौर पे, तो इस I को आप कैसे लिखते हैं, X कंपोनेंट 1 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं और इसको भी 0 ले लेते हैं। इसी तरह J जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम कैसे लिखते हैं कंपोनेंट वाइज, तो ये 0 आ जाता है और ये 1 ले लेते हैं और ये भी हम 0 ले लेते हैं। इसी तरह K की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर हम 0 0 और 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने IJK के बजाय इनको मैंने E1 E2 E3 सॉरी ये En है, ये 3 नहीं है, तो ये n डायमेंशनल बेस है, स्पेस है Rn। इसको जो मतलब इसकी जो बेसिस में एलिमेंट्स होंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसकी बेसिस के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसी से आप कोई भी R3 बना लें, R4 बना लें। R4 के जो है वो 4 बेसिस एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि Rn एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सॉरी नॉर्म स्पेस है, और इस नॉर्म स्पेस की जो डायमेंशन है वो n डायमेंशन है, मतलब इसकी बेसिस में n एलिमेंट्स लाजमी तौर पे होंगे। ठीक है, फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स इनफाइनाइट डायमेंशन की भी देखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इनफाइनाइट डायमेंशन C0 ले लेते हैं। मतलब C0 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंस की स्पेस है जो कन्वर्ज करते हैं 0 को, जिनका लिमिट पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। तो उन सीक्वेंसेस का जो सेट है, ये सेट एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। इसकी जो बेसिस होगी, इसकी बेसिस के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, E1 E2 अप टू सो ऑन। अब ये E1 E2 क्या चीजें हैं, E1 की डेफिनेशन हम यहां पर इस तरीके से करेंगे कि ये इक्वल है क्रोनिकर डेल्टा के, n लिख लें इसको, En को हम इस तरीके से डिफाइन कर लें, I और साथ में n। तो इस तरह आप एक सीक्वेंस बना लेते हैं। मसलन मैं यहां पर A1 निकालता हूं, E1 निकालता हूं, तो E1 से मुराद यहां पर होगा डेल्टा I लिखेंगे और साथ में n की जगह 1 लिख देंगे। अब मैं इसको ओपन करूं तो डेल्टा 1 1 जो होता है, एक आ जाएगा डेल्टा 1 1 और आ जाएगा डेल्टा 2 2 1 और डेल्टा 3 1। ठीक है, इसी तरह चलते जाएंगे आगे। अब जो डेल्टा होता है, क्रोनिकर डेल्टा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, IJ। ये क्रोनिकर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है। कब 1 होती है, जब आप I और J को आपस में बराबर ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू 0 होती है। ये कब होती है, जब आप I और J को आपस में बराबर नहीं लेते। जैसे अब यहां पर देखें, पहले डेल्टा 1 1 है, आपस में वैल्यूज बराबर हैं तो ये 1 आ जाएगा। दूसरे में 2 1 है, 0 आ जाएगा। 3 1 है, 0 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ये मैंने सीक्वेंस E1 बना लिया। इसी तरह अगर आप E2 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे, डेल्टा I रखेंगे और n की जगह आपने 2 ले लेना है। तो अब यहां पर इसको ओपन करेंगे तो I को वैल्यूज देते जाए। I को 1 देते हैं, यहाँ पे सेकंड सबस्क्रिप्ट 2 है, और इसी तरह I को हम 2 दे देते हैं, सेकंड सबस्क्रिप्ट 2 रहेगा, और इसी तरह ये 2 और 3 और 2 बन जाएगा। तो इसमें आप देखें तो जो फर्स्ट है वो 1 2 है, डिफरेंट सबस्क्रिप्ट है, 0 हो जाएगा। सेकंड 2 2 है, वो 1 हो जाता है, और थर्ड भी डिफरेंट है, वो भी 0 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। इसी तरह आप E3 E4। तो अब इसमें ये जो सीक्वेंसेस आप बना सकते हैं, इनकी तादाद इनफाइनाइट है।
इसीलिए जो सी नॉट है ये एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं है, इसकी जो बेसिस है इस बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने की वजह से ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स रखी, एक फाइनाइट डायमेंशनल की और एक इनफाइनाइट डायमेंशनल की। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद भी इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।